नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं आईएसआरजी चैनल। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ में खास मेहमान हैं एनके सूद साहब, जो राह के पूर्व अधिकारी हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया जी। बहुत दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों घटनाएं घटती हैं। इस समय जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है इजराइल और हमास की तनातनी। आपस में जो उनके बीच के मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने विकराल हो गए हैं कि अब चर्चा होने लगी है। क्या विश्व युद्ध यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है क्या? ये जब सरसराहट होती है तो सभी देशों में चिंता की लकीरें खिल जाती है। तो ऐसे भारत ने भी अपनी चिंता की लकीरें व्यक्त की हैं। और ये कारण क्या बना? आप जानते हैं कि हमास की तरफ से जो प्रयास किए गए, इजराइल के नेता को उन्होंने मार गिराया। तो इजराइल ने भी बदले में एक नेता को मार गिराया, जो कि बहुत बड़ा निशानेबाज था, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि किसी न किसी कारण से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे विश्व युद्ध की खनक पैदा होती है तो सभी के लिए चिंता होती है। सो सब जिस तरह से आप घटनाएं देख पा रहे हैं जी। हमास का और इजराइल का बहुत पुराना याराना है। फिल्मी स्टाइल में बात कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा वही है कि वो एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ऐसे में इजराइल किस फिराक में है, उसकी मंशा क्या है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भी चिंता करनी चाहिए? चिंता तो भारत को भी है, सबको भी है, क्योंकि ये जो वार है गल्फ के अंदर है। और अगर इस वार में कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती है तो यहाँ पे ट्रेड बंद हो जाती है। इंडिया को चिंता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो गल्फ कंट्रीज़ का, क्योंकि उनकी ट्रेड बंद हो जाएगी, उनका ऑयल बंद हो जाएगा। अब जैसे हानियान की मौत हुई है, जो उनको मारा गया ईरान के अंदर, इसराइल के द्वारा, मोसाद के द्वारा, बहुत बड़ा काम किया। और मुझे लगता है कि इसराइल की राइट बनती थी उसको मारना, क्योंकि अक्टूबर 7 को इसराइल के अंदर हमास के लोग घुस गए और 1200 इसराइल के लोगों का मैसेकर कर दिया। कुछ को बंधक बना करके ले गए, सिविलियंस थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था। और उसके बाद इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया हमास के एरिया पे, और जो गाज़ा में बढ़ता है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत से लोगों को मारा गया। इसराइल ने कहा तुम हमारे बंधक छोड़ दो, लेकिन वो उन्होंने कुछ अमेरिकन बंधक छोड़ दिए, कुछ और बंधक छोड़ दिए। अभी तक उनके पास कम से कम 300 से ज़्यादा बंधक इसराइली वो उनके कब्जे में हैं, और इसराइल उनको छुड़ाने की बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि इसराइल ने कैसे बदला लिया। इसराइल ने उनके अभी तक 4000 लोग मार दिए, 40,000 लोगों को मारा है जी। और 2 मिलियन को डिस्प्लेस कर दिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग उनके सीरियस इंजर्ड हो गए। किसी का हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी के सिर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो एक हिसाब से सोचा जाए तो हमेशा के लिए विकलांग हो चुके हैं। जी। उसके बाद जब इन्होंने हनियान को मारा, वो भी मारा ईरान के अंदर, क्योंकि हनियान जो रेगुलरली जाते थे वो टर्की जाते थे, या वो जाते थे एक और गल्फ कंट्री के अंदर। लेकिन उनके साथ इसराइल के कोई रिलेशन ख़राब नहीं थे, लेकिन उनको मारा ईरान के अंदर और बड़े प्रोफेशनल तरीके से मारा। इस बार जो शुरुआत हुई हमास ने की, उसने हमास ने जो इजराइल के प्रति अपना विरोध या कोई एक्शन लिया, उसका प्रतीक के रूप में इजराइल ने भी अपना रिएक्शन दिया। ये लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि ऐसे दो देशों की जो झगड़े की बातें हैं, उसके बीच में अमेरिका भी आ गया। उसके बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत को भी चिंता की लकीरें खींच रही हैं। तो ऐसे में भारत किस तरह से अपने पड़ोसी जो देशों की बात हम करते हैं, मतलब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे भारत पर दबाव है कि वो पाकिस्तान जिसने हमारे भारत के हिस्से को कब्जा किया हुआ है, पीओके की बात हम कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं छुड़ा लेता? जब इजराइल अपना हमला करके अपनी बात कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? देखिए, अगर इंडिया डायरेक्टली पाकिस्तान पे अटैक करता है तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो इंडिया डायरेक्टली पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। और अगर इंडिया पीओके को छुड़वाता है तो उसमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो जाएंगी। हो सकता है कि जो यूरोप है या अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, तो इंडिया को इसके ऊपर बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा। जब 71 का वार हुआ था तो इंडिया ने वो वार 13 दिन में खत्म कर दिया था, लेकिन इंडिया उस टाइम पे पीओके ले सकता था, और सीआईए ने भी कहा कि इंडिया पीओके ले सकता है। अगर इंडिया पीओके ले लेता तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाती। और इसी तरीके से अगर 71 के वार के अंदर इंडिया पहल करता, जबकि इंडिया को पता था कि पाकिस्तान अटैक करेगा, और पाकिस्तान की उन्होंने ऐसी हालत कर दी थी कि पाकिस्तान को अटैक करना पड़ा, तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाती। लेकिन अमेरिका ने कभी पाकिस्तान पर सैंक्शन तो नहीं लगाई। और उसी तरीके से वहाँ पे 1 लाख लेडीज़ को प्रेग्नेंट किया गया बांग्लादेश के अंदर, और 1 मिलियन लोगों का मैसेकर किया गया। यानी कि आप 10 लाख लोग बांग्लादेशियों का और हिंदू जो बैठे थे उनका मर्डर किया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि वो काम पाकिस्तान ने किया था। और अगर इंडिया थोड़ा सा भी कोई गलती करता तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाती, जो हम सैंक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंडिया हर एक काम सोच समझ के करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं। हमने उनका सोचना है, उनके रहने और खाने पीने का सोचना है।
और हमने ये भी सोचना है कि उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो, जी। इसीलिए इंडिया थोड़ा सा माइल्ड रहता है या पीछे चलता है कि कोई ऑफेंसिव एक्शन ना लिया जाए जी। अपनी तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इज़राइल है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। वो छोटा देश है, लेकिन उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उससे घिरा हुआ है। उसमें तरह-तरह की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसे में इज़राइल एग्रेसिव होके हमास पर हमला करके, उनके नेता को नेस्तनाबूद करके, अपनी अस्मिता को बचाने की रक्षा करने के लिए आगे बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो भारत को भी समस्या है अपने पड़ोसी देशों से, उसमें पाकिस्तान का नाम भी हम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो एक मजबूती दिखाई जानी चाहिए, क्या वो एक बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत की जिम्मेवारियां भी हैं समाज के प्रति, विश्व के प्रति, उसको देखकर वो थोड़ा शांत रहता है। और भी कई बातें होंगी, हम पूछते हैं इस हिसाब से। जी, देखिए लोग बहुत बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मारा गया। इसमें दो बातें आती हैं, एक तो पॉलिटिकल में, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसके फेवर में नहीं कि हम दाऊद को मारें। एक बात 2005 में अजीत डोभाल जो आजकल एनएसए हैं जी। वो आईबी के चीफ रह चुके थे। उसके बाद एक प्लान बनी कि दाऊद जो है वो दुबई जाएगा, क्योंकि दाऊद की लड़की की शादी होनी थी मियांदाद के लड़के के साथ, और ये था कि वो आएगा ज़रूर, जैसे अभी हानियान के बारे में बात थी कि वो ईरान जाएगा। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली उनको मारने की, लेकिन उस टाइम पे महाराष्ट्र से एक एसपी लेडी थी, वो आई पूरे अपने लोगों के साथ, जबकि वो उस लोगों को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे जिनको भेजना था 2 लोगों को, और उनके जाने के टिकट, आने के टिकट, रहने का और किस तरीके से जाना और किस तरीके से आना पूरा इंतजाम कर लिया था। किस कमरे से जाकर के दाऊद के ऊपर गोली चलानी वो इंतजाम कर लिया गया था। लेकिन वो इन लोगों को छीन के ले गई अजीत डोभाल से। और ये काम किसने किया? ये काम हमारे इंटरनल तरफ से हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के एनएसए थे एम के नारायणन, वो भी आईबी के थे, जी। और वो ये नहीं चाहते थे कि डोभाल किसी तरीके से क्रेडिट ले। और उन्होंने एक खबर दे दी उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे आपके महाराष्ट्र के, और उन्होंने वहाँ पे पुलिस भेज दी और इसको फॉइल कर दिया। तो इसीलिए इंडिया के अंदर जो आप इजराइल के अंदर काम होता है उनके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन हमारी एजेंसी अगर कोई काम करने लगती है तो वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाती है। और जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या जितनी भी गवर्नमेंट थी, उनको कोई इशू नहीं था दाऊद से। इशू जब आया यहाँ पे, इस टाइम पे बात भी हो रही थी जब मोदी की गवर्नमेंट आई कि दाऊद को और जो आपके हाफिज सईद को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाए, तो एक बार फाइल निकली, रॉ से फाइल मंगाई गई, और जब फाइल ऊपर पहुंची पीएम ऑफिस में तो उस फाइल को वापस नहीं आया। तो समझ आ गया कि हम कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन इशू ये नहीं, मैं इसके ऊपर एक और बात कहूँगा कि इशू क्या था कि हम उसको मारना नहीं चाहते, हमने मारा भी नहीं, जबकि मार सकते थे। हमने एक बार एक बॉम्ब ब्लास्ट तो कराया हफीज साहिब के घर के पास, जब ये देखा कि वो वहाँ पे नहीं है। और मारना इसलिए नहीं चाहते कि हमने उसी इशू को उठाकर कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वहाँ पे दाऊद भी है, हाफिज भी है, इसीलिए हमने पाकिस्तान को के ऊपर सैंक्शन लगवा दी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई और पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो गई, जहाँ से पाकिस्तान आज तक उभर नहीं पाया। तो ये हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक इमीडिएट एक्शन, एक लॉन्ग टर्म एक्शन। तो इंडिया ने लॉन्ग टर्म एक्शन लिया, यानी कि इनको मरवाया नहीं, लेकिन इनको जिंदा रखा, और आज ये पाकिस्तान के लिए नासूर बने हुए हैं। सब ये तो आप मान देंगे कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत में आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से प्रमोट की जाती है, और पाकिस्तान समय समय पर भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करता रहता है। ऐसे में आज़ादी के बहुत सालों बाद एक प्रयास किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जो कार्रवाई की गई, उससे पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज गया कि अगर आप गलत हरकत करते हो तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, बहुत अलग तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां फिर से मुंह उठाने लगी हैं। तो ऐसे में क्या भारत को एक बार फिर से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या कोई बड़ा काम करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया ने 3 सर्जिकल स्ट्राइक की। एक उन्होंने की 2015 में म्यांमार के अंदर, जब हमारे वहाँ पे चंडेल के अंदर कुछ लोगों को मारा गया, आर्मी के लोगों को 20 के करीब, और इंडिया ने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ पे 40 से ज़्यादा मिलिटेंट को मार दिया, उनके कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिया। और साथ में उन्होंने म्यांमार की गवर्नमेंट से कहा कि इनको सरेंडर कराओ, और बहुत से लोगों ने सरेंडर भी किया। तब से वहाँ पे मोरलेस पीस थी। लेकिन जब यहाँ पे उरी अटैक हुआ, तो उससे पहले पठानकोट का अटैक हुआ था, तब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को समझाया, उनकी टीम को बुलाया कि देखो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, पूरी एविडेंस थी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब उरी अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को उन्होंने अनर्व कर दिया, पाकिस्तान घबरा गया। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो एक मेजर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट में, जहाँ पे 300 मिलिटेंट को मार दिया गया था, और तब एक पाकिस्तान को मैसेज चला गया। लेकिन अब जो रिसेंट यहाँ पे अपसर्च हुआ है टेररिस्टों का इंडिया के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान की हिम्मत कैसे आई? ये पाकिस्तान की हिम्मत इसलिए आई कि पाकिस्तान के पीछे इस टाइम पे खड़ा यूएस, सीआईए, और उनके एनकरेजमेंट की वजह से पाकिस्तान ने काम दोबारा से स्टार्ट किया।
और तीसरा एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पीएम मोदी जब पावर में आए तो उनको उम्मीद थी कि 400 सीटें आएंगी, उनकी 240 सीटें आई, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन वर्ल्ड में और इंटरनली भी थोड़ी सी वीक हो गई। तो इसीलिए पाकिस्तान सामने आ गया और पाकिस्तान के पीछे यूएस खड़ा। यूएस ने कह दिया कि अगर इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, हम इंडिया से पूरा हिसाब किताब ले लेंगे, सैंक्शन लगा देंगे। तो इसलिए इंडिया वेट कर रहा है। लेकिन हाँ, जो आप बात कर रहे हैं बड़े एक्शन की, एक्शन लिया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी हो गई। आप देखेंगे हमारे जो राजेंद्र खन्ना थे, जो रॉ के चीफ थे, वो डिप्टी एनएसए थे, उनको एडिशनल एनएसए बना दिया गया और उनको एक काम सौंपा गया कि आप पाकिस्तान से पूरा बदला लो। और उसके अंदर एक बड़ी प्लान बनी है। प्लान बन के जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि प्लान के अंदर इस टाइम पे जो बलूची हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको फंड दिए जाएंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर पूरी काम कर सके। एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मेन स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर, कोई इंडिया के ऊपर आंख नहीं उठा सकेगा। इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भी हमास के ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने या मोसाद ने काम किया है, उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 29 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो बहुत पुराने टेररिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर जब अटैक, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो, चाहे IC-814 का इंसिडेंट हो, चाहे इंडिया के अंदर 2008 का जो इन्होंने अटैक किया वो हो, जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट थे, जो मेन टेररिस्ट थे, 29 टेररिस्ट एलिमिनेट कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉ ने किए, इंडिया ने किए, लेकिन एलिमिनेट तो हुए। शक पूरा रॉ पे जाता है, लेकिन इंडिया करेगा जरूर। और मोदी उस टाइप के आदमी नहीं है जो देश से किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंतज़ार कीजिए जी, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम आता है और हर एक चीज़ का वक्त होता है। जल्दी में कोई काम करना हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इंटरनेशनल सिचुएशन। जी, यूएस के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के अंदर, और अगर जो बाइडन या डेमोक्रेट लूज करते हैं और ट्रंप आते हैं तो इंडिया सारे चीज़ों का बदला लेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े दोबारा से होंगे। अब 2 नहीं होंगे, 4 टुकड़े होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। दोस्तों ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारे सूद साहब की भारत कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है और हमें इस बात की खुशी है कि अगर कोई गलत है तो गलत को उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आसपास के जो छोटे देश हैं वो किसी तरह से किसी और गलत रास्ते पे ना जा सके। अब यहाँ पर चलते थे आखिर में वही सवाल जिससे हमारी चर्चा शुरू हुई थी, इजराइल और हमास की बात हम कर रहे हैं। वो विकराल परिस्थिति बनती जा रही है, आपस में तनातनी बढ़ती जा रही है और एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से नेस्त नाबूद करने की साजिशें रची जा रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें या किसी और देश की बात करें, वो भी कूद कर इस मामले को और टूल देने पर लगी हैं। तो ऐसे में आशंका होती है क्या तीसरा विश्व युद्ध हमारे सिर के पास आ चुका है, हमारे मुंह दरवाजे पर आ चुका है। तो इस बारे में भी थोड़ा डर लगा रहता है। तो भारत को इस चिंता से कितना डरना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो वर्ल्ड वार 3 होगा वो इजराइल हमास वार की वजह से नहीं होगा, क्योंकि गल्फ कंट्री को हमास को सपोर्ट नहीं करती, गल्फ कंट्री उनको लिप सर्विस देती है। लेकिन जो मेन इशू है वो है रशिया यूक्रेन वार। और लोग कहते हैं रशिया ने वार स्टार्ट किया था। ये वार रशिया ने स्टार्ट नहीं किया था, ये वार यूएस ने स्टार्ट करवाया था। यूक्रेन के अंदर मिसाइल लगाने की बात थी कि उसको नाटो का मेंबर बनाना चाहते थे और रशिया इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके बॉर्डर के पास वहाँ पे मिसाइल लगा दी जाए। तो रशिया ने इसलिए यूक्रेन पे वार किया ताकि वो नाटो ज्वाइन ना कर सके, और वो वार रशिया स्टॉप करना चाहता था और रुकने वाला भी था। और लेकिन जब वार शुरू में रुकने वाला हुआ तो उस टाइम पे यूके के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि ये जो वार रुकने मत देना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं। और जो आज वार चल रहा है या लिंगर ऑन हो रहा है, इसलिए कि यूरोप और वेस्ट और साथ में यूएस उनको आर्म्स एमुनिशन दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है। और वहाँ 80% जो आपका यूक्रेन है डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यूएस इसको एंजॉय कर रहा है कि एक तो उसके आर्म्स बिक रहे हैं, दूसरी बात रशिया यूक्रेन वार चल रहा है। लेकिन यूएस को चिंता ये है कि रशिया इस वार से उभर के ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और अब अगर यहाँ पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट आती है या डेमोक्रेट पावर में आते हैं यूएस के अंदर, इस वार को लिंगर ऑन किया जाएगा। और जब इस वार को लिंगर ऑन किया जाएगा तो रशिया, मैं नहीं सोचता कि ज़्यादा देर वेट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर देगा। अल्टीमेटली वार ख़त्म होने का तरीका है या तो न्यूक्लियर वार स्टार्ट किया जाए या यहाँ पे पीस लाई जाए। और इसलिए पीएम मोदी गए थे पहले टेन्योर के बाद इटली में G7 की मीटिंग अटेंड करने, और वहाँ पे जेलेंस्की से स्पेशल मीटिंग की। उसके बाद उनकी जो पहली फॉरेन विजिट थी वो थी रशिया की, और रशिया जाकर के उन्होंने यही बात की उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और अब अगस्त के अंदर पीएम मोदी जाने वाले हैं यूक्रेन के अंदर, और यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से वार को रोका जाए। और अगर पीएम मोदी सक्सेस हो जाते हैं तो एक तो पीएम मोदी की इमेज बढ़ेगी, एक पूरे वर्ल्ड में पीस आएगी, और तीसरा जो वर्ल्ड वार होने की बात है वो ख़त्म हो जाएगी, और चौथा जो बाइडेन की गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचेगा, यही पीएम मोदी चाहते हैं।
ताकि ट्रंप वहाँ पे पावर में आए और वर्ल्ड में पीस आए। जब तक डेमोक्रेट रहेंगे यूएस के अंदर, वो वार करते रहेंगे। यही उनकी पॉलिसी, ये उनका प्रोग्राम। जी। दोस्तों ये भारत की भी पॉलिसी है और भारत के साथ-साथ हमारी भी पॉलिसी यही है कि कहीं भी कोई द्वेष भावना ना रहे। आपस में झगड़े समाप्त हो, हम सभी भाईचारे की नीति को आगे बढ़ाएँ और एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहें। पूरे विश्व का कल्याण में भारत का सूत्र वाक्य भी है और इसी परंपरा को आईएसआरजी भी निभाता है। आपको ये मुलाकात कैसी लगी? आप किसी और से भी मुलाकात देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताइएगा और ये चैनल आपका अपना चैनल है। लगातार संपर्क में आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं और उसी पर अमल करते हुए अलग-अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अगली मुलाकात में एक बार फिर से नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।